बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे चैनल में खुश आमदीद। रात बहुत गहरी हो चुकी है, अब तुम्हें बाहर नहीं रुकना चाहिए, घर वापस आ जाओ। जरा जरा सी बात पे नाराज होकर घर छोड़कर चली जाती हो। तुम कोई लड़का हो जो ऐसी हरकतें करती हो? ऐसे काम तो लड़के करते हैं। 1000 बार तुम्हें समझा चुकी हूँ, फिर भी मेरी नाक कटवाने से बास नहीं आती हो। चलो जल्दी घर आओ। ये कहकर अम्मा ने फोन रख दिया। ये तो हर दूसरे तीसरे दिन का मामूल बन चुका था। मैं घर छोड़कर घर से बाहर आ जाती, ज्यादा दूर नहीं जाती थी। अपने घर के सामने ही बनी जमीनों पर जाकर बैठ जाती। एक यही जगह थी जहां मुझे सुकून मिला करता था, क्योंकि घर में तो सुकून नाम की कोई भी चीज नहीं थी। हर वक्त मेरी ताई और चाची मेरा जीना हराम किए रखती थी। कभी क्या बोलती तो कभी क्या बोलती, और कभी कभी तो मेरी शादीशुदा बहन भी उनके साथ मिल जाती और मुझे उनके साथ मिलकर ताने मारा करती थी। मेरा गुनाह ही क्या था और मेरे अंदर खामी ही क्या थी? इसमें मेरा क्या कसूर था? जो कुछ भी हुआ यूं लगता था जैसे वो सब मैंने अपनी मर्जी से और जानबूझकर किया था। हालांकि हकीकत ऐसी नहीं थी, मगर लोगों को कौन समझाए? उन्हें तो बात करने का मौका चाहिए होता है। बहन की शादी को 5 साल हो चुके थे, मगर अब तक वो अपने ससुराल से ज्यादा हमारे घर रहा करती थी और मुझे खूब बातें सुनाती। अम्मा सबको मना भी करती कि इसे इतना मत बोला करो, जानबूझकर क्यों इससे ताने मारते हो, बस कर दो। लेकिन कोई अम्मा की बात सुनता ही नहीं था। अब्बा को तो इस सब से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि कोई मुझे क्या कहता है और क्या नहीं, ये उनका मसला था ही नहीं। वो तो वैसे भी अपने आप में गुम रहने वाले इंसान थे, जिम्मेदारियों से हमेशा से भागते आए थे। हमारी जिम्मेदारी ज्यादातर अम्मा ने ही उठाई थी। उनकी हिम्मत थी जो ये करती आई थी। मेरी दादी सिर्फ वही इस घर में थी जो मेरा ख्याल करती और मुझसे प्यार करती थी। उन्होंने कभी मुझे दुनिया वालों की नज़र से नहीं देखा था। मैं बहुत छोटी थी तब मेरी अम्मा बीमार थी। मुझे मेरी दादी ने ही पाला था। वो मुझसे बहुत लाड करती थी। दादा की वफात बहुत साल पहले हो चुकी थी, शायद मेरी पैदाइश से भी पहले। मैंने अपने आसपास सबसे प्यारा रिश्ता दादी का ही देखा था और उन्हीं के साए में पली बड़ी थी। अम्मा के इतने करीब नहीं थी जितने दादी की थी। अब जब सब लोग मुझे कुछ न कुछ कहते तो दादी को बहुत बुरा लगता था, लेकिन मसला ये था कि उनकी बहुएं उनकी बात सुनती ही नहीं थी। वो अपनी मर्जी करती थीं और उनके बेटे भी अपनी बीवियों के गुलाम थे। अपनी माँ की एक बात न सुनते, गलत को भी गलत नहीं कहते थे। यही सब चलता था हमारे घर में, जिससे मैं तंग आ जाती थी। और अब तो सब ही मेरे पीछे पड़ गए थे और कोई भी मुझे बख्शने को तैयार नहीं था। जो होना था वो तो हो गया था, और अब पीछे लकीर पीटने का क्या फायदा? और जिस चीज में मेरा कसूर ही नहीं था, इसके लिए मुझे इल्जाम देने का क्या फायदा? गांव में मेरी 3-4 सहेलियां थीं। उनमें सबसे अच्छी सहेली इफ्रा थी, जिसके साथ मैं हमेशा हर बात शेयर किया करती थी। लेकिन अगले साल वो भी शादी होकर दूसरे गांव जाने वाली थी, जिस वजह से मैं काफी अफसरदा रहती थी और उसके बिना रहने की कोशिश कर रही थी। हम दोनों बचपन से एक साथ खेल कूद कर बड़े हुए थे और हर काम हर चीज एक साथ करते। पढ़ाई भी एक साथ की थी। गांव में बना हुआ वाहिद स्कूल, जिसके बारे में तरह तरह की बातें मशहूर थीं, हम दोनों वहां रात देर तक खेला करते थे। अम्मा को ये चीज पसंद नहीं थी कि हम दोनों बाहर रात तक खेला करें। वो भी इस स्कूल में मेरी दोस्त की अम्मा भी उसे डांटा करती, लेकिन हम दोनों काफी लापरवाह थी, इसलिए अपनी माँ की डांट को एक कान से सुनती और दूसरे कान से निकालकर चुपचाप दोबारा से खेलने चली जाया करती थी। ये हमारा महबूब मशगला था। जब हम वहाँ खेलती तो हमें बहुत से स्याह रंग के गुड्डे गुड़िया मिलते, जिन्हें हम शौक से एक मिट्टी के नीचे दबा कर रख देते, ताकि अगले दिन आकर दोबारा से उनके साथ खेले। अगर घर में लेकर जाती तो मैं जानती थी अम्मा ने मुझे रखने नहीं देनी थी और सारी की सारी फेंक देनी थी। इसलिए अम्मा की निगाहों से बचाने के लिए मैंने स्कूल के पिछले हिस्से में मिट्टी खोदकर उसके अंदर दबा के रखना शुरू कर दिया। यूं ना तो कोई उसे उठाता और ना ही वो गुम होती। ये राज सिर्फ हम दोनों को पता था। अब जबकि हम काफी बड़ी हो गई थी, इसके बाद भी इन गुड़ियों को वहीं से निकालकर रोज देखती और रोज वापस उन्हें वहीं दफना दिया करती थी। हमें आज तक ये नहीं पता था कि ये गुड़िया और गुड्डे किसके हैं, लेकिन हम दोनों को उनसे खूब लगाव था। यूं ही वक्त गुजरता जा रहा था
और फिर एक दिन अम्मा ने कहा कि तुम्हारी बहन के लिए कोई रिश्ता देखने आया है। मैं बहुत खुश हुई कि मेरे घर में अब शादी का फंक्शन होगा, लेकिन नहीं जानती थी कि साथ में मेरा भी रिश्ता तय हो जाएगा। मुझे पता ही नहीं चला कि उन लोगों ने साथ में मेरा भी रिश्ता मांग लिया और अम्मा लोगों ने मुझे बिना बताए हाँ भी कर दी। खैर मेरी कोई और पसंद नहीं थी, इसलिए अम्मा अब्बा और बाकी घर वालों के फैसले पर मैंने सर झुका दिया। मैं उस लड़के के बारे में कुछ भी नहीं जानती थी। फितरी तौर पर मैं ख्वाबों की दुनिया में जीने वाली लड़की थी और ख्वाबों में रहना पसंद करती थी। नॉवेल्स वगैरह पढ़कर मेरे दिमाग में एक ऐसे इंसान का तस्वुर बन गया था जो मेरे साथ बहुत ही अच्छे से पेश आता। मुझे कोई बहुत ही खूबसूरत शौहर नहीं चाहिए था, बल्कि अपना ख्याल रखने वाला इंसान चाहिए था। इसलिए मैं सिर्फ इसी बात की परवाह कर रही थी कि जो भी मेरा शौहर बने और मेरी जिंदगी में आए वो अच्छी और नेक तबीयत का मालिक हो। लेकिन मुझे क्या पता था कि इस सब के उलट हो जाना है। मैं अपनी बेफिक्री में मगन थी और घर में खुशी खुशी शादी की तैयारियों में हिस्सा ले रही थी। अम्मा ने हर चीज मुझे मेरी पसंद की खरीद कर दी थी। मेरा सारा ध्यान ज्वेलरी और कपड़ों पर था। अम्मा ने मुझे बहुत समझाया कि आगे जाकर कैसे रहना है और क्या करना है। मैं थोड़ी लापरवाह थी, इसलिए उन्हें इस बात की फिक्र थी कि शादी के बाद मेरी जिंदगी में कोई मसला वगैरह ना हो जाए, इसलिए बहन से ज्यादा वो मुझे समझा रही थी। शादी वाले दिन जब मैं अपने घर से रुखसत होकर गई तो सब लोग मेरी बहन को ज्यादा तवज्जो दे रहे थे और मेरी तरफ किसी का ध्यान नहीं था। मैं वहां पर मौजूद मेहमान खवातीन के मुंह से बार बार अपने शौहर के बारे में अजीब अजीब बातें सुन रही थी। यूं लगता था जैसे कि किसी को भी यहाँ पर मेरे शौहर में कोई दिलचस्पी नहीं है और वो किसी को भी पसंद नहीं है। इसकी वजह क्या थी मैं नहीं जानती थी, लेकिन मैं मोहतात हो गई। बेशक अंदर से लापरवाह थी, लेकिन थी तो एक लड़की ना, इसलिए फौरन से मेरी सारी हिस्सें जाग गई और मैंने खुद को बहुत ही संभाल कर रखा और अपने शौहर का इंतजार करने लगी। जब रात हुई तो 3 बजे के करीब मेरा शौहर नशे में लड़खड़ाता हुआ कमरे में आया। उसे यूं देखकर मैं एकदम से परेशान हो गई थी। मैंने सोचा भी नहीं था कि एक नशे से मेरी शादी तय हो गई है। मैंने बमुश्किल उसे बेड पर लेटाया। वो मुझे गालियां बक रहा था। ये सब देखकर तो मैं बहुत परेशान हो गई। एक रात की दुल्हन थी और मेरे साथ ये सब क्या किया जा रहा था। इतना बुरा सलूक तो मैंने तस्वुर भी नहीं किया था। और फिर यही सब चलने लगा। वो रोज नशे में आता और मुझे खूब मारा पीटा करता। दूसरी तरफ मेरी बहन बहुत ज्यादा खुश थी और उसका शौहर बहुत ही अच्छी फितरत का मालिक था। शादी के वक्त में काफी कम उम्र थी और इतनी ज्यादा समझदार भी नहीं थी, इसलिए फौरन से घबरा गई और अम्मा से सारी बात कहती और कहा कि मेरा शौहर ऐसा है, नशा करता है और मुझे मारता है। अम्मा भी ये सुनकर परेशान हो गई। घर वालों ने सोचा भी नहीं था कि हमारे ससुराल वाले ऐसा धोखा करेंगे। अम्मा ने बहन से कहा कि तुम ससुराल में अपनी बहन का ध्यान रखा करो, लेकिन मेरी बहन अपनी ही जिंदगी में मगन थी। उसे मुझसे कोई लेना देना नहीं था। यूं लगता था जैसे मेरे साथ उसका कोई रिश्ता नहीं है। ससुराल वाले भी मेरे शौहर को कुछ नहीं कहते थे। फिर आहिस्ता आहिस्ता मुझे ये सब बहुत ही बुरा लगने लगा। कई बार तो मैंने अपने शौहर को आगे से जवाब भी देना शुरू कर दिया, जिस पर सब मुझे ही इल्जाम देते। मुझे उसकी मार खाने का कोई शौक नहीं था। मैं फौरन घबरा जाती। घर में ताई और चाची तरह तरह की बातें करती और कहने लगी कि ये कैसी लड़की है जो अपना घर बसाना जानती ही नहीं है। और फिर एक दिन मेरा शौहर एक बहुत ही खूबसूरत लड़की से शादी करके घर आ गया। जब सब ने देखा कि वो मेरे ऊपर सौगन ले आया है तो इसका इल्जाम भी मुझ पर लगाना शुरू कर दिया और कहा कि साल हो चुका है तुम्हारी शादी को, शौहर को औलाद भी नहीं दे सकी। ये सुनकर मैं शर्म से डूब मरती, लेकिन लोगों की जुबानें बंद ही नहीं होती थी। इन सब चीजों में मेरी बहन भी शामिल होती। वो सबके साथ बैठकर मेरा मजाक उड़ाया करती, जिस पर मुझे सख्त गुस्सा आया और एक दिन मैंने अपनी बहन के साथ बहुत ही बड़ी लड़ाई कर ली। मेरी बहन फौरन से नाराज होकर मैके चली आई और अम्मा से और ताई और चाची से मेरी खूब शिकायत की। उसकी फितरत भी ताई और चाची की तरह थी, जरा सी बात का बतंगड़ बनाने वाली। अम्मा ने फौरन से फोन करके मुझे घर पर बुलवाया। सब लोगों के बीच मेरी बहन ने मुझे खूब बेइज्जत किया। मैंने अम्मा से कहा कि इसमें मेरी गलती नहीं है, ये वहाँ पर मुझे हर वक्त परेशान करती है। आखिर मैं कैसे रहूं, मुझे ये समझाएं।
पहले ही सब लोग मुझे हर तरह के इल्जामात देते हैं और मेरा शौहर भी मुझ पर तवज्जो नहीं देता। मैं क्या करूं? अम्मा और दादी ने मेरी बहन को बहुत ज़्यादा समझाने की कोशिश की, लेकिन ताई और चाची उसका मुसलसल साथ दिए जा रही थी, जिसकी वजह से वो मज़ीद बदलेहास हो जा रही थी। बात इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि मेरी बहन ने ससुराल में भी मेरे साथ झगड़े करना शुरू कर दिए। मेरे शौहर को पहले ही मेरी परवाह नहीं थी और एक दिन उसने मुझे तलाक भी दे दी और ये कहा कि तुम इस लायक ही नहीं हो तो तुम्हें बीवी बनाया जाए। ये मेरे लिए बहुत ही तौहीन आमेज बात थी। उस दिन तलाक लेकर मैं रोती रोती घर की तरफ निकल आई और फिर रास्ते में एक घने से दरख्त के नीचे बैठकर रोने लगी। मुझे अपनी किस्मत पर खूब रोना आ रहा था और अपनी बहन के रवैये पर भी। मैं बहुत कम उम्र थी और इतना बड़ा तजुर्बा देख लिया था, इसलिए जितना रोती कम था। कई घंटे में उस दरख्त के नीचे बैठकर रोती रही और फिर उठकर घर आ गई। घर आई और जब सबको बताया कि मुझे मेरे शौहर ने तलाक दे दी है तो पता चला कि मेरी बहन पहले ही यहाँ पर आग लगा चुकी है। ताई और चाची रोजाना मुझे खूब बातें सुनाती और जब भी मेरी बहन अपने मैके आती तो वो भी मुझे बातें सुनाया करती थी। अब उसकी शादी को कई साल हो गए थे, लेकिन इस बात को अब तक वो नहीं भूली थी। हालांकि वो मेरी बहन थी, चाहती तो मेरा साथ दे सकती थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। अपने ससुराल वालों की नज़रों में मजीद बेहतर बनने के लिए उसने मुझ पर इल्जामात की बारिश कर दी और इस तलाक का जिम्मेदार भी मुझे ही ठहराया। सब यूं कह रहे थे जैसे इस सब में मेरा कसूर हो और मैंने अपनी मर्जी से तलाक ली हो। आखिर मैं भी कब तक बर्दाश्त करती, इसलिए लोगों से बहस करने लग गई। मुझसे बर्दाश्त नहीं होता था कि कोई जानबूझकर मुझ पर इल्जामात लगाए। हालांकि सबको हकीकत पता थी कि मेरा शौहर कैसा था। मुझे इस सब को सुनकर बहुत ही बुरा लग रहा था, लेकिन मैं क्या करती। अम्मा मुझे समझाती कि बहन से मुंह मारी मत किया करो, इसकी आदत है ये सब करने की। यूं ही वक्त गुजरता गया और मैंने अकेले रहना सीख लिया। बस मेरी दोस्त इफ्रा ही थी जो मेरे हर दुख और गम में मेरे साथ रहती थी। एक दिन बहुत ही तेज और तूफानी बारिश हो रही थी। दादी पास वाले गांव में अपनी बहन के घर गई हुई थी। उनकी बहन की तबीयत काफी ज्यादा खराब थी, इसलिए दादी को इमरजेंसी में वहां जाना पड़ गया था। दादी के बिना तो ये घर मुझे बिल्कुल खाली खाली लगता था। मैं खाना खाकर ऊपर अपने कमरे में आ गई, दरवाजा बंद किया और खिड़की के पास बैठकर बाहर देखने लगी। तूफानी बारिश हर गुजरते लम्हे के साथ तेज होती जा रही थी। हमारे गांव में हर कुछ अरसे बाद ऐसी बारिशें हुआ करती थी, लेकिन मुझे बहुत ही ज्यादा खौफ महसूस होता था। थोड़ी देर बाद मुझे नींद आने लगी तो मैं सारे ख्यालात झटक कर अपने बेड पर आकर लेट गई। जब भी घर में किसी से मेरी लड़ाई होती तो मैं घर से बाहर निकलकर खेतों में आकर बैठ जाती, क्योंकि घर पर लोगों के तानों से मुझे बहुत ज्यादा ज़हनी तकलीफ का सामना करना पड़ता था। इसलिए बेहतर था कि उनसे बहस करने के बजाय मैं चुपचाप घर से बाहर आकर थोड़ी देर खुद को पुरसकून कर लिया करूं। लेकिन अम्मा मुझे ऐसे करने से मना करती थी। आज भी ऐसा हुआ था। ताई की मुसलसल बातों से तंग आकर मैं घर से बाहर आ गई थी, लेकिन अम्मा ने फोन करके मुझे वापस बुलवा लिया था। वैसे भी मौसम बहुत खराब हो रहा था। उन्हें खदशा था कि थोड़ी देर में बारिश शुरू हो जाएगी तो मैं घर कैसे आऊंगी, और यही हुआ। थोड़ी ही देर में तूफानी बारिश शुरू हो गई, बिजली कड़कने लगी और मैं बिस्तर पर लेटी खौफ से कांप रही थी। फिर थोड़ी ही देर में मुझे नींद आ गई। नींद तो मुझे फौरन से ही आ जाया करती थी। अभी मुझे लेटे कुछ ही देर गुजरी थी कि अचानक से मेरे ऊपर कुछ भारी सा महसूस हुआ। मैंने अपनी थोड़ी सी आंखें खोलकर इधर उधर देखा और समझने की कोशिश की कि आखिर मेरे ऊपर किसने क्या रखा है। तो ये देखकर मेरी हैरत की इंतहा न रही कि मेरे ऊपर तो कंबल रखा हुआ है। आखिर ये कंबल किसने रखा, जबकि मैं अंदर से रूम लॉक करके सोती थी और मेरे कमरे में कोई और होता भी नहीं था कि मैं सोचती कि अम्मा या बहन वगैरह में से किसी ने रखा होगा। बहन से तो जैसे कोई तवक्को नहीं थी, अगर उन्होंने नहीं रखा तो ये किसने रखा है, ये सवाल था मेरे अंदर के खौफ को मुसलसल बढ़ाए जा रहा था। मैंने पूरे कमरे में इधर उधर देखना शुरू कर दिया और अब मैं खौफ के मारे कांप रही थी। मैं इस कंबल को अपने गिर्द लपेट कर बैठ गई थी। एक तो मुझे डर बहुत ज्यादा लगता था और न जाने अचानक से मेरे कमरे में कौन दाखिल हो गया था। कोई डाकू वगैरह तो नहीं था। अगर किसी ने मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो हमारे घर में दाखिल होना इतना आसान नहीं था, क्योंकि बाहर चौकीदार वगैरह मौजूद होती थी। मैं बार बार खुद से मुख्तलिफ सवालात किए जा रही थी, मगर इनमें से किसी एक भी चीज का जवाब मुझे मिल नहीं रहा था।
फिर मैंने सोचा कि हो सकता है कि रात को सोते वक्त मैंने खुद ही अपने ऊपर कंबल रखा हो या फिर ये मेरा वहम हो, इसलिए मुझे इतना ज्यादा सोचना नहीं चाहिए, चुपचाप सो जाना चाहिए। लेकिन हकीकत यही थी कि मैं खुद को चाहे जितनी भी तसल्लियां दे देती, मगर मैं जानती थी कि ये कंबल मैंने अपने ऊपर खुद नहीं रखा था। बाकी पूरी रात मैं इसी कश्मकश में मुब्तला रही थी। जैसे ही तेज हवा चलती और बाहर से तूफानी बारिश की आवाजें आती तो मेरा दिल होल होल जाता। इतने खराब मौसम में वैसे ही मुझे खौफ महसूस होता था और ऊपर से ये सब हो रहा था तो मेरा डरना तो लाजमी था, और मैं अपने इस डर को इतने आराम से खत्म भी नहीं कर सकती थी। दादी यहाँ पर थी ही नहीं, पता नहीं कितने दिन बाद वापस आएंगी, वरना मैं उनके पास ही लेट जाती। वो जानती थी कि मुझे ऐसे मौसम से बेहद डर लगता है, इसलिए मुझे अपने साथ ही रखा करती थी। लेकिन अब मजबूरी थी, उन्हें आने में भी वक्त लग जाना था। रात खत्म हुई और सुबह की सफेदी फैली तो मैंने सुख का सांस लिया। बारिश अब भी मुसलसल हो जा रही थी। मैं उठकर अपने कमरे से नीचे आई। कंबल मैंने बिना तह किए बेड के कोने पर रख दिया था। मेरे अंदर हिम्मत नहीं थी कि मैं उसे तह करूं। नीचे आई तो देखा कि हर तरफ सन्नाटा छाया हुआ है। वैसे भी सब लोग 7-8 बजे तक ही उठते थे। मैं चुपचाप किचन में आई और लाइट ऑन करके चाय वगैरह बनाने लगी। सुबह सवेरे चाय पीने की मेरी पक्की आदत थी। जब तक मैं सुबह चाय का घूंट ना पी लेती मुझे एहसास ही नहीं होता था कि मैं जाग गई हूँ। अभी भी मैंने गर्मा गर्म चाय बनाई और बैठकर पीने लगी और रात वाले वाक़े के बारे में सोचने लगी। तभी वहां पर एक मुलाजमा आई और कहने लगी कि क्या आपको किसी चीज की जरूरत है। मैंने कहा नहीं, तुम अपना काम करो, मुझे चाय बनानी थी और वो मैंने बना ली है। फिर मैंने उससे पूछा कि बात सुनो, क्या रात में मेरे कमरे में कोई आया था? तो वो हैरत से मुड़कर मुझे देखने लगी और कहने लगी कि नहीं बीबी जी, आपके कमरे में वैसे भी कोई नहीं आता, आपको इस बात का अच्छे से पता है, और दादी भी यहाँ पर नहीं है तो आखिर आपके कमरे में कौन आ सकता है? वैसे भी कमरा तो अंदर से बंद होता है, ऐसे में कमरे में आना मुमकिन नहीं। ये कहकर वो वापस अपने काम में लग गई। इसकी बात ने अब मुझे मजीद परेशानी में मुब्तला कर दिया था। आखिर किसने रखा होगा वो कंबल मेरे ऊपर? मैं वहीं बैठी यही सब सोच रही थी। थोड़ी देर बाद अम्मा भी उठकर आ गई। घर में सबसे पहले अम्मा ही उठा करती थी और नाश्ता वगैरह तैयार करवाती और मुझे सबको उठाकर उन्हें नाश्ता देती थी। मुझे पहले से उठा देखकर वो हैरान हो गई और कहने लगी कि खैरियत है जो तुम इतनी सुबह सुबह उठ गई हो, क्योंकि मेरी आदत थी मैं देर से ही उठा करती थी। मैंने अम्मा से कहा कि हाँ, बस वैसे ही उठ गई, आंख खुल गई थी। आप बताएं, बाहर तो बारिश बहुत ज्यादा तेज हुई है। अम्मा कहने लगी, हाँ बाहर अभी लॉन में देखना पड़ेगा, वहाँ पे लगे सारे पेड़ पौधे खराब ना हो गए हों। तुम्हारी दादी को वैसे भी वो पौधे बहुत ज्यादा पसंद है। एक अम्मा ही थी जिन्हें दादी और बाकी घर का ख्याल रहता था, लेकिन मेरी ताई और चाची तो बिल्कुल ही लापरवाह थी। एक तो वो दोनों कजन थी और एक जैसी फितरत की मालिक थी, इसलिए उनके मुंह ना लगना ही बेहतर होता था। न जाने कब मेरी बहन भी उन जैसी बन गई। अक्सर तो मुझे बहन पर गुस्सा आता था, लेकिन अम्मा कहती थी वो तुम्हारी बड़ी बहन है, इसलिए ज्यादा उसके साथ बहस मत किया करो। अम्मा भी उसकी आदतों से परेशान रहा करती थी। चाय वगैरह पीकर मैंने सोचा कि मैं इफ्रा के पास जाती हूँ और जाकर उसे ये सब बात बताती हूँ कि रात को मेरे साथ क्या हुआ। लेकिन जब अम्मा ने देखा कि मैं बाहर जाने के लिए पर तोल रही हूँ तो फौरन से मना कर दिया और कहा कि नहीं, बाहर बारिश ने बहुत बुरा हाल किया हुआ है, जगह जगह कीचड़ जमा है, तुम्हें कोई जरूरत नहीं है यहाँ से बाहर जाने की, चुपचाप घर पर बैठी रहो। वैसे भी कुछ महीनों में इसकी शादी होने वाली है, क्या तुम शादी के बाद भी उसके घर जाओगी उसके साथ? अम्मा की बात पर मैं मुंह बनाते हुए ऊपर कमरे में आ गई और एक कोने में बैठकर उस कंबल को मुसलसल देखने लगी। न जाने ये कंबल किसने रखा था, आखिर ये मुअम्मा हल क्यों नहीं हो रहा था। मेरा एक बार तो दिल किया कि इस कंबल को उठाकर बाहर फेंक दूं, लेकिन इतनी हिम्मत नहीं थी कि उसे हाथ भी लगाऊं, इसलिए चुपचाप बैठी सोचे जा रही थी। यूं ही पूरा दिन बोरियत से गुजर गया और मुझे अम्मा ने इफ्रा के घर भी नहीं जाने दिया। इसके अलावा कोई भी नहीं था जिससे मैं ये बात शेयर कर सकती, और दादी तो यहाँ पर मौजूद ही नहीं थी। पूरा दिन मैं परेशान परेशान घूम रही थी, जिस वजह से अम्मा ने कई बार मुझे रोककर पूछा कि आखिर क्या हुआ है। वैसे तो तुम्हें हर वक्त किसी न किसी से लड़ने की पड़ी रहती है। मैंने अम्मा से कहा कि मुझे तंग मत करें, मैं वैसे ही परेशान हूँ,
मुझे अपने कमरे में जाते हुए भी खौफ महसूस हो रहा था। जब रात हुई तो अम्मा ने मुझे कहा कि इतनी देर तक यहाँ क्यों बैठी हो, उठकर कमरे में जाओ और सो जाओ। लेकिन मैं थी कि जा ही नहीं रही थी, मुसलसल टीवी देखे जा रही थी। टीवी क्या देख रही थी, मेरा दिमाग तो कहीं और था। अम्मा को कैसे बताती कि मुझे डर लग रहा है, लेकिन मुझे कमरे में जाना ही था। जब सब लोग सोने के लिए चले गए तो मैं हिम्मत करके अपने कमरे में चली आई। सोचा कि आज दरवाज़ा बंद नहीं करूंगी और दरवाज़ा पूरा खोलकर सो जाऊंगी। चुपचाप दरवाज़ा खोले अपने बेड पर एक कोने पर आकर लेट गई और एक कोने पर लेटे उस कंबल को देखे जा रही थी। मुझे ठीक से नींद भी नहीं आ रही थी। बार बार करवटें लेती, जरा सी आहट पर मुझे डर लगने लग जाता। फिर मैंने सोचा उठकर लाइट ऑन कर देती हूँ। अभी मैं लाइट ऑन करके थोड़ी देर लेटी ही थी कि अम्मा आ गई और कहने लगी कि क्या हुआ है, तुमने लाइट क्यों नहीं ऑफ की, सो जाओ इतनी देर हो चुकी है। ये कहते ही अम्मा ने लाइट ऑफ की और साथ में ही दरवाज़ा भी बंद कर दिया। उन्हें पता था कि मुझे बहुत ज़्यादा अंधेरे में नींद आती है, इसलिए मैं दरवाज़ा बंद रखती थी और अभी भी उन्होंने मेरी नींद के ख्याल से दरवाज़ा बंद कर दिया। मैं उन्हें रोक भी नहीं पाई। डर तो बहुत लग रहा था, लेकिन क्या करती। अभी मुझे लेटे थोड़ी ही देर गुजरी थी कि ऊँग आ गई। वैसे भी मुझे थोड़ी थोड़ी देर बाद नींद आ ही जाती थी और बेशक डर से पहले मुझे नींद नहीं आ रही थी, लेकिन नींद तो कांटों पर भी आ जाती है, इसलिए मुझे भी आ गई। थोड़ी देर गुजरी थी सोए हुए कि मुझे अचानक से महसूस हुआ कि मेरे ऊपर कोई भारी चीज़ है। मैंने आंखें खोली तो देखा वही कंबल मेरे ऊपर रखा था। आखिर ये फिर से किसने रख दिया। मैं एक झटके से उठकर बैठ गई और कंबल को साइड पर फेंक दिया। इधर उधर देखा तो मुझे कोई भी नजर नहीं आ रहा था। आखिर ये सब मेरे साथ क्या हो रहा है। इससे बेहतर है कि मैं दादी के कमरे में जाकर सो जाती हूँ, शायद उस कमरे में ही कुछ गलत है। ये सोचकर मैं उठी और जाकर दादी के कमरे में लेट गई। फिर पूरी रात मेरे साथ कुछ भी नहीं हुआ और ना ही मुझे अपने ऊपर कंबल वगैरह नजर आया था। मैं चुपचाप सोई रही। सुबह उठी तो मैंने देखा कि मैं दादी के कमरे में हूँ। मुझे हैरत हुई कि मैं यहाँ कैसे पहुँची। फिर याद आया कि रात को क्या हुआ था और मैं खुद ही यहाँ पर आ गई थी। अम्मा ने जब मुझे सुबह सुबह दादी के कमरे से निकलते देखा तो बोली, क्या बात है, तुम रात को अपने कमरे में सोई थी और अब दादी के कमरे से निकल रही हो। नींद में चलने की आदत हो गई है क्या तुम्हें? तुम्हारी तो मुझे समझ ही नहीं आती, क्या कुछ करती रहती हो। अम्मा की बात को मैंने नज़रअंदाज किया और कहा कि मुझे बस एक कप चाय दे दे और आज मैं इफ्रा से मिलने के लिए जाऊंगी, आप मुझे मना मत कीजिएगा। मैंने कल पूरा दिन इंतजार किया। अम्मा बोली, ठीक है, नाश्ते के बाद चली जाना और जल्दी से वापस आ जाना, आज तुम्हारी दादी भी वापस आ जाएंगी। अम्मा की ये बात सुनकर मैं बहुत ज़्यादा खुश हुई। मुझे तो ख्याल ही नहीं रहा था कि दादी ने भी आज वापस आना है। चलो अच्छी बात है, वो आ जाएंगी तो रात को मैं उनके साथ ही सोऊंगी। मुझे अपने कमरे में कम से कम डर तो नहीं लगेगा ना। ये सोचकर मैं दिल ही दिल में बहुत ज़्यादा खुश हो गई। नाश्ता करने के बाद मैं बाहर निकली और इफ्रा के पास चली आई। बारिश मुसलसल जारी थी, इसलिए जगह जगह कीचड़ वगैरह फैला हुआ था। मैं कीचड़ से बचती बचाती इफ्रा के घर गई। उसकी अम्मा ने मुझे इतनी सुबह सुबह देखा तो कहने लगी, क्या हुआ है, खैरियत तो है ना जो इतनी सुबह सुबह आ गई हो। मैंने कहा, जी खैरियत है, बस बारिश हो रही थी इसलिए अम्मा ने मुझे बाहर नहीं निकलने दिया, मुझे इफ्रा से मिलना है। उन्होंने कहा, वो तो अभी सो रही है, चलो अंदर आ जाओ, इसे उठा दो, वैसे भी मैं कब से उठाने की कोशिश कर रही हूँ, तुम्हारे उठाने से ही उठेगी। इफ्रा की अम्मी बहुत ही अच्छी खातून थी, हमेशा मुझसे बहुत ही प्यार से पेश आती थी, इसलिए मुझे उनके घर आकर बहुत अच्छा महसूस होता था। मैं इफ्रा के कमरे में आई तो देखा कि वो मुंह तक कंबल ओढ़े सो रही थी। कंबल देखकर मुझे पिछली रात का वाकया याद आ गया। बहरहाल मैं उसके पास आई और उसके चेहरे से कंबल उतारा और उससे कहा कि यार उठ भी जाओ, कितनी देर से सो रही हो तुम। इस अचानक अवतात पर वो फौरन से उठकर बैठ गई और कहने लगी कि क्या हुआ है, कहीं तूफान आ गया है क्या? मैंने कहा, नहीं तूफान नहीं आया, चलो उठ जाओ, मैंने तुमसे कोई बात करनी है। मुझे देखकर वो वापस लेट गई और कहने लगी कि अच्छा तुम हो, मुझे लगा कि कोई और है, मुझे थोड़ी देर सोने दो, इसके बाद मैं उठ जाऊंगी। मगर मैंने उसको जबरदस्ती उठा दिया। वो मुंह हाथ वगैरह धोकर आई तो बोली, नाश्ता करोगी? मैंने उसे मना कर दिया कि मैं नाश्ता करके आई हूँ। वो अपना नाश्ता लेकर अंदर आ गई और फिर मैं धीरे धीरे उससे बात करने लगी।
मैंने उसे सारा वाकया बताया कि किस तरह से रात को मेरे ऊपर कोई कंबल रख जाता है, मुझे पता ही नहीं चलता। जब मैं उठकर इधर उधर देखती हूँ तो वहाँ कोई भी नहीं होता। तुम तो अच्छे से जानती हो कि मेरे कमरे में कोई भी दाखिल नहीं हो सकता, क्योंकि मैं कमरा अंदर से बंद करके सोती हूँ। इफ्रा बोली, ये तो बहुत ही हैरत अंगेज बात है। आखिर कौन है जो तुम्हारे कमरे में आता है? क्या तुमने किसी को देखा? मैंने उसे कहा कि नहीं, वैसे ही मुझे बहुत ज्यादा डर लगा हुआ है। रात में दादी के कमरे में जाकर सो गई थी तो वहाँ कुछ भी नहीं हुआ था और मैं आराम से सो पाई थी। अब हम दोनों बैठे इसी पर बातचीत कर रहे थे कि इफ्रा की अम्मी वहाँ आ गई और बोली कि बेटा, हमें इफ्रा की शादी की शॉपिंग करनी है। मैं इसकी बड़ी बहन के साथ बाजार जा रही हूँ, तुम दोनों घर पर ही रुके रहना। अगर इसके अब्बा वगैरह आएंगे तो दरवाजा खोल देना। इफ्रा ने कहा कि ठीक है अम्मा। वो चली गई तो मैं और इफ्रा बैठकर इस बारे में गहराई से सोचने लगी, लेकिन हमें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। आखिर ये सब क्यों हो रहा है? उसने मुझसे कहा कि हो सकता है कि ये तुम्हारा वहम हो और इसमें हकीकत कोई भी ना हो, मगर मैं उसे समझा नहीं पा रही थी कि ये मेरा वहम नहीं है बल्कि हकीकत है, और कोई एक बार नहीं हुआ बल्कि 2 बार हो चुका है। उसने मुझे कहा कि ठीक है, आज की रात तुम अपना दरवाजा खुला रखना, किसी को बंद भी नहीं करने देना, और फिर देखना कि तुम्हारे साथ कुछ होता है या नहीं। रात को सोना मत, पता चल जाएगा कि कौन ऐसा करता है। उसकी बात भी ठीक थी। काफी देर उसके साथ बैठे इधर उधर की बातें करने के बाद मैं घर वापस आ गई। दादी के आने में अभी 1-1.5 घंटा बाकी बचा था। चाचा उन्हें लेने के लिए गए हुए थे। वैसे अमूमन तो इतना टाइम नहीं लगता था, लेकिन बारिश की वजह से रास्ते खराब थे, इसलिए देर हो गई थी। मैं घर आ गई और अम्मा के साथ घर के कामकाज में हाथ बटाने लगी। दादो का कमरा जाकर साफ सुथरा करके आ गई थी कि उन्हें किसी भी तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़े। दादो के कमरे की तरफ वैसे भी अम्मा और मेरे अलावा कोई भी रुख नहीं करता था। किसी को परवाह नहीं होती थी कि वो कैसे रह रही हैं और कैसे नहीं, उन्हें किसी चीज की जरूरत है भी या नहीं। इस सब के बारे में कोई भी नहीं सोचा करता था, इसलिए दादी के कमरे का खास ध्यान मैं ही रखा करती थी। उनकी दवाइयाँ और उनकी बाकी चीज़ों का ध्यान, जब भी कुछ चीज़ खत्म होती तो मैं फौरन से बाजार जाकर उन्हें लाकर दे दिया करती थी। अभी भी मैं उनका कमरा देख रही थी कि कोई चीज़ खत्म तो नहीं हो गई। उनका शैम्पू वगैरह सब चेक करके मैं मुतमईन होकर बाहर आ गई। अम्मा ने कहा कि इफ्रा से बात हो गई क्या? मैंने कहा जी, मैंने बात कर ली थी। अम्मा बोली, क्या बात है? तुम इतने दिन से परेशान नजर आ रही हो, मुझे बताओ क्या बात है? हो सकता है कि मैं तुम्हारी मदद कर पाऊँ। लेकिन मैंने अम्मा को कुछ नहीं बताया और कहा कि कोई बात नहीं है, लेकिन साफ लग रहा था कि मैं कोई न कोई बात छुपा रही थी। मगर अगर मैं अम्मा को ये सब बता देती तो वो मुझसे खूब नाराज होती और कहती कि तुम अजीब अजीब बातें क्यों सोचती रहती हो। इसलिए बेहतर था कि उन्हें कुछ न बताऊं। थोड़ी देर बाद दादी चाचू वगैरह के साथ घर आ गई। मैं उनसे मिलकर बहुत ज्यादा खुश हुई। उनके साथ बैठकर ढेर सारी बातें करने लगी। अम्मा ने उनसे पूछा कि अब उनकी बहन कैसी है। उन्होंने बताया कि अब उनकी तबीयत काफी ज्यादा बेहतर हो चुकी है। हम कुछ देर बैठकर दादी से बातचीत करते रहे। फिर मैं दादी को लिए उनके कमरे में आ गई। उन्होंने कहा कि तुमने मेरे कमरे का ख्याल रखा है, कितना साफ सुथरा है। मैंने दादी से कहा आप फ्रेश हो जाएं, उसके बाद खाना वगैरह खाते हैं। रात के खाने के बाद जब सब अपने अपने कमरों में सोने के लिए चले गए तो मुझे इफ्रा की बात याद आई। उसने मुझसे कहा था कि कमरे का दरवाजा बंद मत करना और उसे खुला रखना, और सोना मत, देखती रहना कि कौन तुम्हारे कमरे में आकर तुम पर कंबल रखकर जाता है। इस तरह तुम्हें पता चल जाएगा और परेशानी का सामना भी नहीं करना पड़ेगा। मैं अपने कमरे में आई और दरवाजा पूरा खोल दिया और चुपचाप अपने बिस्तर में आकर लेट गई। मुझे शिद्दत से इस बात का इंतजार था कि आखिर कौन है जो मेरे कमरे में आता है और मेरे ऊपर कंबल रखकर जाता है। काफी देर गुजर गई लेकिन वहां पर कोई भी नहीं आया था, और फिर इंतजार करते करते मेरी आंख लग गई। आधी रात को जब मेरी आंख खुली तो दोबारा से मैंने महसूस किया मेरे ऊपर कुछ भारी चीज मौजूद है, इसलिए मैं फौरन से उठकर बैठ गई। पहला ख्याल मुझे कंबल का ही आया था और वाकई में मेरे ऊपर कंबल मौजूद था। मैंने इधर उधर देखा तो मुझे अंदाजा हुआ कि मैं अपने कमरे में नहीं हूँ, बल्कि ये तो कोई और ही कमरा है। बहुत ही खूबसूरत और बहुत बड़ा कमरा बना था। यहाँ पर कुछ पुराने जमाने की चीजें भी रखी थी। जगह जगह लालटेनें रखी हुई थी और कमरे में अजीब सा फसूं फैला हुआ था। मुझे कुछ पल को समझ नहीं आ रहा था कि मैं ख्वाब देख रही हूँ या मैं उठ गई हूँ। कहीं मैं अभी भी नींद में तो नहीं हूँ।
यही बात जानने के लिए मैंने खुद को चुटकी काटी, लेकिन दरअसल मैं हकीकत में ही जी रही थी। ये हकीकत थी, इस बात में कोई शक नहीं था। आस पास मुझे कोई नजर नहीं आ रहा था। मुझे हैरत हुई कि मैं इतने खूबसूरत कमरे में आखिर कैसे पहुंच गई हूँ। वैसे भी पुराने जमाने की चीजों से मुझे खास किस्म का लगाव था, लेकिन अभी ये सब मुझे परेशान कर रहा था। मैं इधर उधर देख रही थी कि दोबारा से मुझे नींद आ गई और मैं जब सुबह उठी तो अपने कमरे में ही मौजूद थी। रात वाला वाकया याद करके मैं परेशान हो गई। भागी भागी इफ्रा के पास आई और उसे सब कुछ बता दिया और उससे कहा कि आज तो कुछ अजीब हुआ है। मैं जागने की कोशिश भी कर रही थी, लेकिन यूं लग रहा था जैसे कोई मुझे नींद में ले जाना चाहता है। और फिर मैं किसी और बेडरूम में पहुंच गई थी। वहां पुराने जमाने की चीजें रखी थी। वो बहुत ही खूबसूरत था, लेकिन मुझे खौफ में भी मुब्तला कर रहा था और वहां मेरे अलावा कोई भी मौजूद नहीं था। मुझे अच्छी नींद आई। सुबह उठी तो मैं अपने ही कमरे में थी। मेरी बातें सुनकर वो भी परेशान हो गई, क्योंकि जो कुछ भी हो रहा था वो कोई आम बात नहीं थी। इस सब का हल क्या हो सकता है? हम दोनों मुसलसल परेशान हो जा रहे थे। इफ्रा बोली कि अब तो मामला मजीद गंभीर हो चुका है। यूं लगता है कि किसी जिन्नात का तुम पर साया हो गया है। मैंने उससे कहा कि तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो? इतनी अजीब बातें मत करो और मुझे डराओ मत। तुम अच्छे से जानती हो कि मुझे कितना ज्यादा डर लगता है। कोई जिन मुझ पर क्यों आशिक होगा और मेरे ऊपर साया क्यों करेगा? वो बोली, यही हकीकत है, ऐसा ही होता है। जो कुछ तुम्हारे साथ हो रहा है, यही लगता है कि किसी जिन साथी की तुम पर नजर पड़ चुकी है और वो तुम्हारा ख्याल रखना चाहता है। वैसे भी तुम्हारी जिंदगी में जो हादसा तुम्हारे साथ पेश आया था, इसके बाद तो तुम अलग थलग रहना शुरू हो गई हो सकता है कि तुम्हें गमज़दा और अफसुर्दा देखकर ही उसने तुम्हारे साथ रहने का फैसला किया हो और तुम्हारा ख्याल रखना शुरू कर दिया हो, और तुम्हें महसूस अब हो रहा हो। इफ्रा की बात भी गौर करने के काबिल थी। इसलिए मैं घर आकर सोचने लगी कि जब मेरी जिंदगी की काया पलटी थी तो इसके बाद से अब तक मेरे साथ क्या क्या वाकयात हुए थे। तो बहुत से ऐसे वाकयात मुझे याद आए जिन पर मैंने ध्यान नहीं दिया था, लेकिन यूं लगता था जैसे वाकई में कोई मेरा ख्याल रखना चाह रहा है। लेकिन इस सब को कबूल करना इतना आसान नहीं था कि एक जिनसादा मेरा ख्याल रख रहा है, और मुझे तो अभी इस बात के बारे में मुकम्मल यकीन भी नहीं था, और ना ही कोई ऐसा सुराग था जिससे अंदाजा होता कि वाकई में ये कोई जिनसादा है। इफ्रा कहने लगी कि मैं तुम्हें पहाड़ी के पीछे रहने वाली एक बड़ी बी के पास लेकर चलती हूँ। वो जिन्नात के बारे में बहुत कुछ जानती है और बहुत से जिन्नात उनके कब्जे में भी हैं। हो सकता है कि जब हम उनसे मदद मांगे और उन्हें सब कुछ बताएं तो वो हमें सही चीज बता पाएं कि ये वाकई में तुम्हारे ऊपर जिन्नात का साया है या नहीं। इफ्रा की बात सुनकर मैंने कहा, ठीक है, लेकिन मेरे घर में इस बारे में किसी को कुछ नहीं पता चलना चाहिए। हम किसी दिन छुपकर घर से निकलेंगे और फिर उन बड़ी बी के पास जाएंगे। इफ्रा बोली, ठीक है। अब मुझे उस दिन का इंतजार था जब सब मसरूफ हों, और फिर मुझे वो दिन मिल ही गया। छुट्टी का दिन यानी हफ्ता इतवार को हमारे घर में सब किसी न किसी काम में मशगूल होते थे, और किसी ने कहीं मिलने जाना होता था तो किसी को कोई और काम होता था। सब अपनी अपनी दुनिया में इतने मगन थे कि किसी और के बारे में उन्हें पता ही नहीं होता था। ये सबसे अच्छा मौका था। उसी दिन मेरी ताई और चाची अपने अपने मेके भी जाती थी। सबसे ज्यादा डर तो मुझे उन्हीं की तरफ से था कि कहीं वो मुझे बड़ी बी की तरफ जाते हुए देख न ले और घर में एक हंगामा न खड़ा कर दे। इसलिए उनसे नजर बचाकर जाना बहुत ही जरूरी था। मैं अगले हफ्ते ही छुट्टी वाले दिन इफ्रा के साथ पहाड़ी के पीछे रहने वाली उन बड़ी बी के पास चली आई। उनका छोटा सा घर था जो कि साफ सुथरा बना हुआ था, जिससे मुझे यकीन हो गया कि वो एक नेक औरत हैं। वरना अमूमी तौर पर जो आमिल वगैरह होते हैं उनके घर तो बहुत ही गंदे होते हैं और वो गंद में रहकर खुद को आमिल कह रहे होते हैं, मगर उनका घर बिल्कुल साफ सुथरा था। हम दोनों एक कोने में बैठ गए और उन बड़ी बी ने प्यार से हम दोनों से पूछा कि बेटा क्या बात है, क्या परेशानी है जो तुम दोनों मेरे पास आई हो। मैंने धीरे धीरे उन्हें अपनी सारी बात बता दी और कहा कि मैं रात को जब भी सोने के लिए लेटती हूँ मेरे ऊपर कोई ना कोई कंबल रखता है, और अब तो मैं किसी और के बेडरूम में पहुँच चुकी थी। मुझे नहीं पता कि कौन है, लेकिन मैं परेशानी में मुब्तला हो रही हूँ और काफ़ी ज़्यादा खौफज़दा भी हूँ। आप मेरी इसमें मदद करें और बताएं कि ये कौन है जो मुझे परेशान कर रहा है। बड़ी बी ने कहा कि ठीक है, मुझे कुछ दिन अमल करना होगा, इसके बाद ही मैं तुम्हें कुछ बता पाऊंगी। न जाने इसमें कितना वक्त लगना था, लेकिन मुझे जल्द से जल्द ये बात जाननी थी। लेकिन इफ्रा ने समझाया कि तुम्हें अभी सब्र करना चाहिए, सब्र करोगी तो ही हमें ठीक से ये बात पता चलेगी।
फिर ही कोई हल निकल पाएगा। उसके कहने पर मैं उसके साथ घर वापस आ गई। अगले हफ्ते दोबारा से बड़ी बी ने पैगाम भिजवाया और कहा कि मेरे पास आओ। मैंने इस बात का पता लगा लिया है। जब मैं और इफ्रा वहां गए तो उन्होंने हमसे पूछा कि बेटी, क्या तुम्हारी जिंदगी में कुछ अनहोना हुआ था या कोई ऐसी चीज जिसने तुम्हारी जिंदगी बदल दी हो। मैंने उन्हें बताया कि जी हाँ, मेरी शादी के बाद एक वाकया हुआ था और फिर मैंने उन्हें वो सारा वाकया कह सुनाया, जिस पर वो कहने लगी कि जरूर तभी जब तुम अफसरदा और परेशान हाल उस दरख्त के नीचे बैठी हुई थी, किसी जिनसादे ने तुम्हें देख लिया होगा और अब वो तुम्हारे पीछे पड़ गया है। देखो, वो तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। अगर वो तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहता तो वो तुम्हारा ख्याल ना रखता, बल्कि अब तक तुम्हें कई बार नुकसान पहुंच चुका होता। तुम खामखा में ही डर रही हो और खौफजदा हो रही हो। तुम्हें इससे डरना नहीं चाहिए। लेकिन मैंने बड़ी बी से कहा कि मैं एक इंसान हूँ, आखिर मैं खौफजदा क्यों नहीं होंगी, और जिन्नात से मेरा क्या लेना देना है। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि वो मेरा पीछा छोड़ दे। बड़ी बी ने कहा कि ऐसा करना बहुत ही मुश्किल है। मैं बहुत ज्यादा कोशिश करूंगी, लेकिन लगता है वो जिन तुम्हारे ऊपर बहुत ही बुरे तरीके से हावी हो चुका है। अब इससे जान छुड़ाना बहुत मुश्किल है। हो सकता है कि कुछ दिन में वो तुम्हारे सामने आ जाए तो तुम अपनी रूबरू खुद ही उससे बात कर लेना। ये सबसे अच्छा तरीका रहेगा। मैं इफ्रा के साथ बहुत जल्द लिए घर वापस आ गई। मेरा दिमाग कई तरह की सोचों में बटा हुआ था। आखिर उस जिनसादे को मुझसे क्या लेना देना है जो वो मेरे पीछे पड़ गया है, और शायद बड़ी बी के मुताबिक अब वो मेरा पीछा कभी भी नहीं छोड़ेगा। लेकिन ये बात भी बिल्कुल ठीक थी कि उसने मुझे अब तक कोई नुकसान नहीं पहुंचाया था। लगता था कि वो मेरी मदद करना चाहता है, इस मुश्किल वक्त से मुझे बाहर निकालना चाहता है, लेकिन मैं उसे समझ नहीं पा रही हूँ। इफ्रा ने भी मुझे यही सब कहा था। मैं पूरा दिन अपने ही कमरे में बंद रही। अम्मा और दादी कई बार आकर मुझसे पूछ चुकी थी कि क्या हुआ है, लेकिन मैं उन्हें ये सब नहीं बता सकती थी, वरना वो भी परेशानी में मुब्तला हो जाती। इसलिए सोचा कि इस बात को अपने तक ही महदूद रखूंगी। आज रात जब मैं सोने के लिए लेटी तो दोबारा से मुझे वही सब याद आया, और जब गहरी नींद में गई और दोबारा मेरी आंख खुली तो मैंने खुद को फिर से उसी बेडरूम में पाया। लेकिन आज मैं इस राज को जानना चाहती थी और इससे बात करना चाहती थी। इसलिए मैं बहुत नींद आने के बावजूद भी सोई नहीं और बैठकर इंतजार करने लगी कि कोई कब यहाँ आता है और मैं इससे बात करती हूँ। थोड़ी ही देर गुजरी थी कि कमरे का दरवाजा खुला और एक बहुत ही खूबसूरत सा नौजवान वहाँ दाखिल हुआ। उसे देखकर तो मैं बिल्कुल ही अपनी हवास खो गई थी। इतनी खूबसूरती मैंने कभी नहीं देखी थी। वो मेरे करीब आकर बैठ गया और कहने लगा कि तुम मेरे बारे में इतने ज्यादा तजस्सुस में क्यों मुब्तला हो। मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, तुम आराम से बैठ सकती हो। उसकी बात सुनकर मुझे थोड़ा सा सुकून मिला कि वो मुझे नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। फिर उसने मुझे बताना शुरू किया कि पहली बार मैंने तुम्हें उस दरख्त के नीचे रोते हुए देखा था। उस दिन से ही तुम मुझे बहुत ज्यादा पसंद आ गई थी। तब से मैं तुम्हारा ख्याल रख रहा हूँ। यही सब मुझे बड़ी बी ने भी बताया था, यानी उनकी बातें बिल्कुल ठीक थी। मैंने उससे कहा कि लेकिन मैं तुम्हारी इन हरकतों की वजह से काफी ज्यादा खौफजदा हो रही हूँ। क्या तुम मेरा पीछा नहीं छोड़ सकते हो? लेकिन उसने मुझे ये कहकर खामोश करवा दिया कि ऐसा मुमकिन नहीं है। मैंने एक बार तुम्हें पसंद कर लिया है तो अब मैं तुम्हारा पीछा कभी भी नहीं छोड़ सकता। तुम्हें मेरे साथ रहने की आदत डाल लेनी होगी। उसकी बात सुनकर मुझे काफी ज्यादा हैरत भी हुई थी कि कितना ज्यादा जिद्दी है। उसके बाद मुझे नींद आ गई और मैं दोबारा से नींद की वादियों में चली गई। जब सुबह उठी तो अपने ही बिस्तर और अपने कमरे में मौजूद थी। इफ्रा को मैंने इन तमाम हालात के बारे में बता दिया। वो मुझसे कहने लगी कि बड़ी बी ने बिल्कुल ठीक कहा है, वो तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा। और उस दिन के बाद से मैं कहीं पर भी जाती या मुझे कोई कुछ भी कहता, वो मेरा ख्याल रखता और मुझे तसल्ली देता था। कई बार तो वो ताई और चाची को भी नुकसान पहुंचा चुका था, क्योंकि वो दोनों मुझे परेशान करती थीं। बहरहाल अब यही सिलसिला चल निकला था। मैंने घर में इस बारे में किसी को कुछ नहीं बताया था, और अब तो मुझे उस जिनसादे के साथ रहने की आदत पड़ गई थी और मैं उसी के साथ रहती, क्योंकि उसके साथ होते हुए कोई मुझे कुछ भी नहीं कर पाता, ना ही मुझे कोई नुकसान पहुंचा पाता। मैंने अपनी जिंदगी में उस जिनसात को खुले दिल से कबूल कर लिया है। अब मैं चाहती हूँ कि वो मुझे छोड़कर कभी भी न जाए। अगर आपको आज की कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर आपको दहशतनाक, दिल को जकड़ देने वाली कहानियाँ पसंद हैं, तो ऐसी एक कहानी रोजाना सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इजाजत चाहते हैं। अल्लाह हाफिज।